हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो आपके केवीएस के जितने भी नए रूल्स हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको अभी भी क्यों कंफ्यूजन है, उस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देयर लॉट ऑफ कमेंट्स जो मैम मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये वाला चैनल तो इस तरह से बोल रहा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। सो वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स हेयर। और दूसरी जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपको केवीएस का एग्जाम देना है, डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम देना है, एनवीएस का एग्जाम देना है, मास्टर कैडर का एग्जाम देना है, इन सब की तैयारी हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्या हम इन सबको एक साथ क्रैक कर सकते हैं, इनका पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या है। सो वी विल डिस्कस इट ऑल हेयर। तो ध्यान से सुनिएगा, 10 से 15 मिनट मुझे आपके चाहिए और इसके बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो केवीएस के नए रूल्स आए हैं उसमें अभी तक इतने सारे लोगों को क्यों कंफ्यूजन है, आई डोंट गेट इट। पर फिर भी मैं आपको दोबारा से क्लैरिफाई करूंगी कि सबसे पहले तो जो टीजीटी साइंस की पोस्ट है उसके लिए 1859 वैकेंसीज आई हैं एंड पे स्केल आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली इतना है। और जो आपकी एज है वो 35 ईयर्स तक होनी चाहिए एंड 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है टू ऑल दी कैटेगरीज, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, द फीमेल कैंडिडेट सबको, है ना। 5 साल की क्या है रिलैक्सेशन है, मतलब वो 40 ईयर्स तक पेपर दे सकती हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। उसके बाद मेन आपको प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक तो जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड करी होती है जो 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, वो भी इलिजिबल है। लेकिन जो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, कंसर्न्ड सब्जेक्ट कैसे है वो हम देखेंगे, ठीक है। इस चीज को देखो, कंसर्न्ड सब्जेक्ट, आई थिंक मल्टीपल जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा, मल्टीपल स्टूडेंट्स जो कि टीचर खुद बनने जा रहे हैं उन्हें नहीं पढ़ना आ रहा है नोटिफिकेशन, दे हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं, आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, कितने सारे मल्टीपल चैनल्स ने वीडियो बनाई है इस पे। आई डोंट नो कि इतना सारा कंफ्यूजन का माहौल क्यों बना हुआ है। या तो हम लोग अपनी बात अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे या आप नहीं अच्छे से समझ पा रहे, बट आई एम कन्वेइंग दिस थिंग फ्रॉम द लास्ट टाइम कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इस चीज के बारे में आपको मैं लास्ट टाइम बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, या आपने क्या करी हो, बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री। ऑनर्स डिग्री हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में करते हैं, बैचलर्स हमारी प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है, उसमें हम 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी चाहिए। वो कितने सेमेस्टर्स के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए आपने पढ़ा होना चाहिए, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आपको ये तो पता होगा ना कि आपने क्या पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो भी चीजें आपने कर रखी हैं, तो उसको देखिए कि आपने क्या क्या करा है और आपका क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बीएड है वो कंपलसरी है ना, या तो बीएड एमएड ये वाली होनी चाहिए, 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है जो बीएड और एमएड का, या फिर आपने बीएड करी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से विद 50% मार्क्स, मतलब बीएड में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। आपकी बीएससी होनी चाहिए, आपकी बीएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। एंड गाइज वी आर टॉकिंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ठीक है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद में हम पीजीटी की बात करेंगे। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हेयर। अब इसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर जो स्पेशल एजुकेशन वाले वो थोड़ा सा देख ले। 1 ईयर बीएड फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद 50% मार्क्स। तो जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं इसमें हमारा और आगे, या तो आपकी बीएड में 50% हो या बीएड एमएड आपने करी हो उसमें भी 50% हो, चाहे 3 ईयर वाला कोर्स किया हो, या फिर 1 ईयर बीएड करी हो स्पेशल एजुकेशन वालों ने, उनके भी 50% जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो मैंडेटरी है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट फिर भी रह जाता है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। पर मैं थोड़ी सी शॉक हूं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबको समझ क्यों नहीं आ रही। दूसरी चीज है
फॉर टीजीटी लेवल आपका जो सी टेट का पेपर 2 होता है, सी टेट का पेपर 2 वो क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 नॉट पेपर 1, पेपर 2। अगर पीआरटी की पोजीशन होती उसमें पेपर 1 पूछा जाता है, ठीक है। तो सी टेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो थी हमारी ए कंडीशन, ये हमारी बी कंडीशन। अब सी कंडीशन है हमारी कि आपको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो आई होप सो मोस्टली सब लोगों को इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाना आता ही होगा, वरना आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी या हिंदी सीख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग जो स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने करी है उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग लगी होनी चाहिए। जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं ये पॉइंट उनके लिए, और वो इस पॉइंट को देख लें कि आपकी 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है वैसे भी बीएड के दौरान, तो वो ये चीज जरूर देखें। अब जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इतना डाउट है ना, वो ये चीज ध्यान से देखें। कैंडिडेट शुड हैव बायोलॉजी या लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस में चाहे आप बायोटेक के हैं, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री के हैं, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी के हैं, ठीक है, ये जो भी आपकी लाइफ साइंसेस का सब्जेक्ट है उन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे लाइफ साइंस, या बायोलॉजी पढ़ी हो, या बॉटनी पढ़ी हो, या जोलॉजी पढ़ी हो एज ऑनर्स, या आपने ऑनर्स करी हो, या आपने मेन सब्जेक्ट करा हो एट लीस्ट 3 इयर्स, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट, या लाइफ साइंसेस का बायोटेक, बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी लाइफ साइंसेस में हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें से कोई एक करा हो, या बायोलॉजी करी हो, या बॉटनी करी हो, या जोलॉजी। मतलब एक सब्जेक्ट एट लीस्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए, 3 साल, या फिर यूं कह लीजिए 6 सेमेस्टर्स पढ़ा होना चाहिए, 3 साल या 6 सेमेस्टर्स पढ़ा होना चाहिए। ऑफ कोर्स विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, और साथ ही में कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साथ ही में किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये अब हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन फॉर सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर या एनी 2 सेमेस्टर्स, 1 साल के लिए या 2 सेमेस्टर्स के लिए आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए कॉम्बिनेशन में। उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लाइफ साइंसेस से हैं, ठीक है, अगर आप लाइफ साइंसेस से हैं तो आपने या तो बॉटनी या जोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी में से एक चीज होनी चाहिए। साथ में आपने 2 सेमेस्टर्स के लिए केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। बॉटनी या जोलॉजी 2 सेमेस्टर्स के लिए, और केमिस्ट्री किन्हीं 2 सेमेस्टर्स में पढ़ी होनी चाहिए अगर आपने लाइफ साइंसेस में किया। अगर आपका सब्जेक्ट बॉटनी रहा है, अगर क्या रहा है आपका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जिसको आपने 3 साल पढ़ा है, अगर वो आपका बॉटनी रहा है तो आपका दूसरा सब्जेक्ट या तो केमिस्ट्री हो सकता है जिसको आपने 2 सेमेस्टर पढ़ा हो, या फिर आपने जोलॉजी को 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। आई थिंक यहां तक आपको चीज क्लियर हुई होगी। उसके बाद जोलॉजी में अगर आपका मेन सब्जेक्ट जोलॉजी है, ये ज्यादा सारी कंफ्यूजन है ही किसको, ये सारी कंफ्यूजन इनको ही है जो साइंस बायोलॉजी वाले, तो उनका मैंने ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिया। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरे कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैम मैंने 3 साल माइक्रोबायोलॉजी करी है, मैंने मास्टर्स इसमें करी है, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मैंने ये पढ़ा है, साथ में ये पढ़ा। बच्चों आपको वीडियो में बताया जा रहा है कि आपने ये चीजें पढ़ी है, इतने सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस चीज को अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जोलॉजी का हो गया, ठीक है। अब जब आपका मेन सब्जेक्ट जोलॉजी है जिसको कि आपने 3 साल पढ़ा है, तो उसके बाद आपके कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री होनी चाहिए 2 सेमेस्टर्स के लिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी बॉटनी होनी चाहिए 2 सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन करी थी, ठीक है, ये 3 साल मेरे साथ थी। वैसे तो बॉटनी और केमिस्ट्री भी मेरे पास 3 साल थी, मेरे पास जोलॉजी नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो जो बॉटनी है, बॉटनी या जोलॉजी में से एक चीज चाहिए, साथ में चाहिए केमिस्ट्री।
तो मैं क्या होगी, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगी। आई थिंक यहां तक आप सबको समझ आया होगा। एंड यू पीपल आर गोइंग टू बी टीचर्स, आपको पढ़ना आना चाहिए कि किस तरह से हम किस टॉपिक को किस नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं। आपको आगे जाके अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है। तो मतलब आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोगों को इन चीजों में कंफ्यूजन हो रही है, पर नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना यही है। पर ठीक है, कई बार हमें कुछ चीजों में डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि हमें कोई क्लैरिफाई कर दे, तो इसीलिए हम लोग हैं। पर मैं फिर भी आपको ये कहूंगी कि जब कोई नोटिफिकेशन आता है, आप खुद से उसे पढ़ा कीजिए कि एक्चुअल में क्या चीज है। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने आपको उस दिन भी बोला था, जो न्यू रूल्स आए हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल में मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम में पिन कर दिया उसको। तो उस नोटिफिकेशन को आप खुद भी पढ़े अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है सब लोगों को। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने सारे लोगों को ये सेम कंफ्यूजन क्यों हो रही है बार बार। उसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी के बारे में। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी पीजीटी बायोलॉजी है उसमें 1403 वैकेंसीज देखने को मिली है और 1113 वैकेंसी देखने को मिली है बायोलॉजी में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपने स्पेशलाइजेशन करी होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स करी होनी चाहिए आपने। ठीक है, और मास्टर्स तो आपने करी है केमिस्ट्री में, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में आपके पास केमिस्ट्री होनी ही चाहिए अगर आपने स्पेशलाइजेशन भी केमिस्ट्री में करी है और आपको पीजीटी लेवल का एग्जाम देना है, तो ग्रेजुएशन में भी मस्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, सिमिलरली फॉर बायोलॉजी, ग्रेजुएशन में भी आपको बायो का कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, चाहे बॉटनी, चाहे जोलॉजी, चाहे लाइफ साइंस, कुछ ना कुछ आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। और चाहे आपने बायोलॉजिकल साइंस में करी है, लाइफ साइंस में करी है मास्टर्स, जैसे मान लो चाहे तुमने जोलॉजी में करी है, चाहे तुमने किस में करी है, चाहे तुमने बॉटनी में करी है, या कोई भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में करी है। अगर तुम लाइफ साइंस चूज करते हो, अगर तुम बायोकेमिस्ट्री चूज करते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो बायोकेमिस्ट्री में तुमने मास्टर्स करी है, ठीक है, तुम पीजीटी बायोलॉजी दे सकते हो, तो बायोकेमिस्ट्री तुमने ग्रेजुएशन में भी करी होनी चाहिए। अगर तुमने बॉटनी करी है तो तुम बॉटनी इसमें भी करी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। आई थिंक अभी किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट है, आई एम ऑलवेज हेयर, मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही हूं। बस मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि आप लोग नोटिफिकेशन खुद से नहीं पढ़ते। ठीक है, हमारा काम है, जब नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, आप हर टाइम इतने एक्टिव नहीं हो सकते कि आप सारा दिन साइट्स चेक करते रहो। हमें पता चला, हमने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, बट जब आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है तो प्लीज खुद से भी उसे रीड करा करें, है ना, थोड़े से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट करो। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज है, ये चीज समझ आई कि बीएससी में होनी चाहिए, मास्टर्स में होनी चाहिए। आई थिंक ये चीज यहां तक क्लियर होगी। प्लस आपकी जो बीएड है, बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और बीएड, ये बीएड एमएड 3 इयर्स वाली, इसमें भी 50% मार्क्स हो सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सके, इसमें किसी ना किसी में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहता है। मास्टर कैडर का पैटर्न जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता भी दूंगी। बट जो हमारा केवीएस का पैटर्न है, जो हमारा क्या है, केवीएस का पैटर्न है, वो क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। केवीएस का जो टीजीटी का एग्जाम है वो होता है हमारा 180 टोटल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और 180 मार्क्स के होते हैं। तो जोन सा भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, है ना, द सब्जेक्ट कंसर्न्ड, जोन सा भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने टीजीटी साइंस सिलेक्ट करा, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो सिलेबस की डिस्कशन होगी हम अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। पर जब आप साथ ही साथ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो, DSSP की तैयारी कर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लो आप बायोलॉजी में करने जा रहे हो, तो बायोलॉजी काफी हद तक क्या हो जाती है, आपकी कवर हो जाती है। तो थोड़ी बहुत जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, और इसमें
वो 9th 10th लेवल का सिलेबस मेंशन्ड है, पर हाँ थोड़ा सा +1 +2 के लेवल तक वो पहुंच जाता है। तो जब आप तैयारी करेंगे अपने कंसर्न्ड सब्जेक्ट की, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज जैसे कि जर्नल इंग्लिश है, जर्नल हिंदी, कि आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए मेनली ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं या पैसेज वगैरह रीड करने को आ जाता है। इतना मुश्किल नहीं होता है, आई थिंक आप कर सकते हैं। तो 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं लैंग्वेज से, यानी कि 30 मार्क्स का पेपर आपको यहां से देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें जर्नल अवेयरनेस की या करंट अफेयर्स की, यानी कि जीके और जर्नल अवेयरनेस की, तो यहां से आपको 20 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है। फिर आपकी देखने को मिलती है रीजनिंग, और फिर आपकी देखने को मिलती है कंप्यूटर लिटरेसी, या जो एनबीएस में हम उसे क्या कह देते हैं, आईसीटी। तो कंप्यूटर की बेसिक बेसिक नॉलेज होती है। रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस है, इसे भी हमें कवर करना चाहिए। पर सबसे पहले जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, एग्जाम आउट नहीं हुआ, ठीक है, आप अपनी इंग्लिश हिंदी पे पहले पकड़ बनाइए मेरे हिसाब से। और ये जो जर्नल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी है, इसको भी कवर करना थोड़ा थोड़ा शुरू करें। पर सबसे पहले अपने कंसर्न सब्जेक्ट में पकड़ बननी जरूरी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये भी आपके इस चैनल पे कवर करवाए जाएंगे। जैसे ही एग्जाम आएगा उसी हिसाब से जैसे करंट अफेयर्स है, तो वो 6 to 7 मंथ्स के आपके पढ़े होने जरूरी होते हैं। तो मेजरली 7, जैसे मान लो 20 हमारे क्वेश्चन है, तो 70% इज फ्रॉम करंट अफेयर्स और 30% आपका स्टैटिक पोर्शन देखने को मिलता है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से कि हमें वो चीजें कैसे कवर करनी है, इंग्लिश कैसे कवर करनी है, हिंदी कैसे कवर करनी है, रीजनिंग एबिलिटी कैसे कवर करनी है, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आप क्या करेंगे, वो सारी आगे की बातें। सबसे पहले अपना जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसको सॉलिड कर लो, कि जब नोटिफिकेशन आए तो हमें जो अपना कंसर्न सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करके रखो, और सिर्फ इन चीजों पे काम करना पड़े जो दूसरे सब्जेक्ट है 80 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, इन सबको तब हम कवर करें, और ये वाला जो सब्जेक्ट है इसकी जस्ट हमारी उस दौरान रिवीजन चले। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मैं करवाने को ये भी कह सकती हूँ तुम अभी से ये भी स्टार्ट कर लो, हिंदी भी स्टार्ट करो, इंग्लिश भी स्टार्ट कर लो, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट एक ही साथ लेकर नहीं चल सकते, एंड दिस इज अ फैक्ट। और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। प्लस कंसर्न सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो आप मल्टीपल टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि आप मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही में DSSB टीजीटी का भी पेपर आया हुआ था, अभी तक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया। तो जो DSSB टीजीटी का सिलेबस है वही आपके KVS टीजीटी का अप्रोक्सीमेटली सिलेबस है। तो आपके एक तीर से दो निशाने वाला काम होना चाहिए। उसमें भी 20-20 मार्क्स की जर्नल अवेयरनेस, 15 मार्क्स की इंग्लिश हिंदी, इस तरह का क्राइटेरिया रहता है इसमें। ठीक है, तो इससे हम कैसे डील कर लेंगे, पर्टिकुलरली इंग्लिश हिंदी जर्नल अवेयरनेस, आईसीटी, मेंटल एबिलिटी जो आपकी हो जाती है, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, इनके बारे में हम अलग से आप कैसे तैयारी करेंगे। ये DSSB का पेपर ए कहा जाता है। तो पेपर ए, DSSB और KVS की ये आप किस तरह से तैयारी करेंगे, इसके बारे में हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि कैसे, कहां से, क्या आपको पढ़ना है। पर जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ाना है, और अच्छे से आपको कवर भी होना चाहिए। एंड जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास 2 या 3 महीने का समय होगा, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद दूसरी चीजें होंगी, तो ये सारी बहुत सारा कंफ्यूजन का माहौल है। पर अभी तक का जो हमारा एग्जाम पैटर्न पहले तक का रह चुका है उसके अकॉर्डिंग हमारा इस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मान लो इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस भी हो गए, बट हमारा जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो तो उन्होंने पूछना ही पूछना ना। तो दैट इज 100% श्योर कि कंसर्न सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएगा। अब वो क्वेश्चंस कितने आएंगे, पैटर्न क्या होगा, उससे हमारा कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहेंगे।
अगर मैं सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ना है, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे थे अब भी उसी तरह से पूछे जाएंगे। तो आप अपना जो सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको सॉलिड करिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 2025 में हमने टीचर बनने का जो अपना ड्रीम है वो पूरा करना ही है, चाहे वो मास्टर कैडर का एग्जाम हो, चाहे फिर DSSB हो जाए, चाहे KVS हो जाए, चाहे NVS हो जाए, कुछ ना कुछ क्रैक करके, क्योंकि इस बारी ना तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं 2025 में। तो इस बारी कोशिश करो कि तुम्हें टीचर लगना ही लगना है और उसको क्रैक करो अपने एग्जाम को, ठीक है। दूसरी हम जो बात करने जा रहे हैं, ये तो था तुम्हारा पैटर्न इसका, KVS का TGT एग्जाम का पैटर्न। दूसरी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे PGT के एग्जाम पैटर्न की। तो PGT में आपका एक चीज और ऐड हो जाती है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो जो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है ये कुछ और नहीं है, ये है तुम्हारी CDP। जो तुमने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, है ना, तो सीटेट में तुमने क्या पढ़ी होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ी होगी। और जो गवर्नमेंट है, जो KVS है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने तुम्हारे जो KVS PGT का एग्जाम है उसमें सीटेट तुम्हें क्वालिफाई नहीं मांगा, पर उन्होंने तुमसे CDP वहां पूछ ली, ठीक है। तो ये इसमें CDP 40 मार्क्स की आती है लगभग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी 5 नंबर की कंप्यूटर लिटरेसी, अगर तुम TGT की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, तो ये पोर्शन तुम्हारा कवर हो जाएगा। 5 मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी, कुछ जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स की, और 10-10 मार्क्स की तुम्हारी इंग्लिश और हिंदी में किस तरह की पकड़ है। तो मतलब कुल 40 मार्क्स का हमारा ये एग्जाम हो जाएगा। 40 मार्क्स की तुम्हारी CDP हो जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। एंड इसका डिटेल में क्या सिलेबस है, हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ये हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। पर तुम्हारा जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा जिसमें तुमने मास्टर्स करी है, उसका सिलेबस तुम्हारा पहले कवर होना जरूरी है, क्योंकि ये कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। मार्केट में बड़ी अफवाहें फैली हैं, इस बड़ी 3 लेवल पेपर होगा, इंटरव्यू, ये चीजें सब अलग होंगी। तो बहुत सारी चीजें चल रही है ना, जितने मुंह उतनी बातें। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम इन चीजों पे डिसाइड नहीं कर सकते, पर जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा वो बदलने वाला नहीं है, तो उसकी तैयारी हम अच्छे से करेंगे। और उसके भी बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज रह जाती है कि मैम एक्चुअल में जो हमारा सिलेबस है, वो क्या रहेगा। तो हम उसकी भी जरा सी चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस का जो आपका है वो क्या रहने वाला है। तो लेट्स डिस्कस दैट। है तुम्हारा मास्टर कैडर साइंस का सिलेबस, ठीक है। तो जो मास्टर कैडर साइंस का सिलेबस है, इस पे मैं तुम्हारी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, उसको तुम लोग देख लोगे, ठीक है। मास्टर कैडर साइंस का जो सिलेबस है ये तुम्हारा जोलॉजी का सिलेबस है, जो कि तुम्हारा एज वेल एज नीट का सिलेबस भी है, ठीक है। यही तुम्हारे नीट का सिलेबस भी है। और नीट में अब कुछ टॉपिक्स रिमूव हो गए, अराउंड 6 चैप्टर्स नीट में रिमूव हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज नॉट देयर एनीमोर। पर बायोलॉजी में, है ना, जोलॉजी में भी एक आधा चैप्टर जैसे कुछ डिलीट हुए हैं। पर जो तुम्हारा ये सिलेबस है, ये तुम्हारा सिलेबस तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम टेलीग्राम ग्रुप है, मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम। वहां तुम्हें ये पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे जो विषय की बात कर रहे हैं, दूसरी जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है हमारा जो KVS का सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। तो आइए जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि KVS का जो हमारा सिलेबस है वो किस तरह से रहने वाला है। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। KVS का सिलेबस मैंने आज ही डाउनलोड करा है। KVS का जो TGT का सिलेबस है, लेट्स ओपन दैट, ठीक है। इसमें बहुत सारी पोस्ट आई थी, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर पेपर 1, है ना। इसमें सब में आपका जो सिलेबस है पुराना सिलेबस है, ठीक है। और इसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी। पर हम सबसे पहले जाएंगे हमारा जो साइंस का सिलेबस रहने वाला है उस पर।
यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल्स तक बात पहुंच गई है। सी, एक तो yes, so we will start with the scheme of direct recruitment for PGT टीचर। जो हमारा PGT टीचर है उनका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो रिटन टेस्ट होगा हमारा 180 मार्क्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। हमने ऑलरेडी उस पैटर्न को डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसमें 20 मार्क्स की आपकी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज चेक होगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 70% आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, 30% आपको नॉर्मल जो जीए वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की कंप्यूटर लिटरेसी। जो आपका ये है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये सारी चीजें आपकी सीडीपी के अंतर्गत आती है। ये चीजें हम सीडीपी के तहत पढ़ते हैं और इन सबको पढ़ा जाएगा। ठीक है, इनके सिलेबस की डिटेल डिस्कशन और किस तरह से तैयारी करेंगे वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो तो होता ही है, प्लस जो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है आपका डेमो टीचिंग होती है 30 मार्क्स की, और इंटरव्यू लिया जाता है 30 मार्क्स का, है ना। मतलब कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप पढ़ाकर दिखाएंगे उन्हें, 30 मार्क्स की डेमो टीचिंग होगी, 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो 70% आपके पेपर पे बेस्ड बनती है जो आपने पेपर दिया है, और 30% इस पे बेस्ड बनती है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है और डेमो टीचिंग कैसे गई थी, और उसमें भी ये 15% है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज अभी तक क्लियर होगी। उसके बाद हमने पीजीटी की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, ये उसके लिए सिलेबस दे रखा है। आपके इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा, जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, वर्ड पार आ जाएगा, वोकैबुलरी यानी कि ग्रामर का यूजेज, है ना। जर्नल अवेयरनेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग है, तो इनमें डिटेल में बता रखा है ना, जैसे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें हम ऑब्वियसली सीडीपी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कवर होगा, सीडीपी कवर होगा। एंड सीडीपी के लिए मैं एक सीरीज लेके भी आऊंगी आपकी जल्दी ही। जैसे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, किस तरह के करिकुलम पहले आए थे, तो ये सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना रहेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सीडीपी का सिलेबस भी कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, इसके बारे में डिटेल्ड सिलेबस आपके सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में अभी तक नहीं आया, पर जो हमारे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स है उसका भी 180 मिनट्स का पेपर होगा, 180 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए के होंगे जैसे कि टीजीटी में होंगे। जर्नल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, हिंदी के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, फिर रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वहां पर ये चीज लिखी थी, तो वी विल चेक थ्रू दैट। पर इस तरह का ही चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो आपका पेपर ये सारी चीजों वाला है वो सेम रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है जो 100 मार्क्स का है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो हम देखते हैं अभी आगे हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी, वही डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, जिसमें 70% आपके पेपर की वेटेज रहेगी एंड 30% आपकी डेमो और इंटरव्यू की वेटेज रहेगी। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। ठीक है, तो ये आपको वही सिलेबस डिटेल में बताया गया है सीडीपी का, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हमारा ये पीआरटीज के लिए भी वही सेम रूल होता है, तो मैं ये आपको उसमें सेंड कर दूंगी जो आपका पीडीएफ है, उसके बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम कंसर्न्ड सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, लेट्स मूव टू आर कंसर्न्ड सब्जेक्ट। ये हिंदी ट्रांसलेटर का आ गया, just wait a minute।
अभी ये हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीजीटीज, टीजीटीज, लाइब्रेरियन, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक। ये 2022 में जो सिलेबस आया था, पर जो हमारा पीजीटी और टीजीटी का सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा वो ऑल्टर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, तो हम इसी को फॉलो करते हुए अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में हम बात करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं, और टीजीटी में हम बात करेंगे टीजीटी साइंस की। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो मैथमेटिक्स के होंगे ऑब्वियसली मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस फॉर पीजीटी केमिस्ट्री। तो ये जो आपका सिलेबस है, देखिए, स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 11 एंड 12। 11 और 12 का आपका मेजरली सिलेबस रहेगा। हाउएवर, questions will be testing in depth of understanding and application at the level of post graduation। मतलब कि जो आपकी एनसीईआरटी में सिलेबस दे रखा है उससे रिलेटेड वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में ही होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको चाहे नहीं पूछा जाए, बट जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स आपके मेंशन हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, है ना। बात करें हम इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, एज इट इज सारा का सारा सिलेबस यही सेम सिलेबस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक कार्बन, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारा का सारा सिलेबस हमारे मास्टर कैडर में भी हम कवर करेंगे। डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, ये सारे का सारा सिलेबस जब हम मास्टर कैडर केमिस्ट्री की प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे सारा का सारा उसी में भी इंक्लूडेड है, इसलिए आपको ये एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड्स की कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम उसमें भी डिस्कस करते हैं। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कि कुछ शायद जैसे उसमें टोटल 39 चैप्टर्स हैं, तो इसमें शायद आपको 7-8 चैप्टर कम ही देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मतलब कि जब आप मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप केवीएस का एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसे भी आप साइड बाय साइड रखें। और ये मैं फिर कहना चाहूंगी, अगर आपके पास वो सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपकी बैचलर्स में क्या होना चाहिए, मास्टर्स में क्या होना चाहिए। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। उसके बाद सिलेबस ऑफ पीजीटी बायोलॉजी। अभी मैंने आपको पहला चैप्टर जूलॉजी का दिखाया था, क्या दिखा था तुम्हें, द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद प्लांट किंगडम की बात आ गई, एनिमल किंगडम की बात आ गई। ठीक है, एल्गी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, मोनेरा वगैरह सब कुछ, है ना। टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये टॉपिक एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला, कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल, ये सारी चीजें। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। एनाटॉमी में हम टिश्यू के फंक्शंस पढ़ेंगे, मोनोकोट्स, डायकोट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल में भी देखेंगे। ठीक है, और एनिमल्स में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, इनमें किस तरह के सारे सिस्टम्स हैं। मेनली फ्रॉग की एग्जांपल की जाएगी, और मास्टर कैडर में हम कॉकरोच भी पढ़ते हैं, है ना। ये क्या लिख रही हूँ मैं, कॉकरोच भी हम पढ़ते हैं। तो मतलब कि मास्टर कैडर में इफ यू हैव परचेज द बैच, हम मास्टर कैडर में ऑलरेडी उस लेवल का पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो मैंने आपको आई थिंक यूट्यूब पे ही कराया है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका छूटता हो उसमें। एटलीस्ट हमारे 3 से 4 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सेल बायोलॉजी पे हैं। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने डेप्थ में मैंने आपको ऑलरेडी चीजें करवाई हैं। बायोमोलिक्यूल्स करवाया है, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स हम करवाएंगे नेक्स्ट।
सेल साइकिल, सेल डिवीजन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस। तो ये सारा का सारा सिलेबस जैसे कि रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हमारा डेमो चल रहा है, तो आप सबको वीडियो देखनी चाहिए। अब जैसे मास्टर कैडर है उसमें सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस है, पर मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स भी कवर करवाए हैं, तो आई हैव कवर्ड इट ऑल। जब मैंने आपको डेमो दिया, मैंने इसके लिए स्पेशल आपको एक टेबल बनवाया कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी मैंने आज आपको जो लाइव पढ़ाना है ना, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, तो उसमें इसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि अगर मास्टर कैडर में भी बाय चांस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि आपने कोई केवीएस पीजीटी का एग्जाम देना हो, DSSS टीजीटी पीजीटी एग्जाम देना हो, तो आपकी तैयारी उसी बैच से हो सके, आपका होलिस्टिकली आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अभी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बात ले लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात ले लो, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये सारा का सारा सिलेबस जब आप मास्टर कैडर की बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं ना, और आपके ऑब्वियसली मास्टर्स और बैचलर्स में आपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स करे हुए हैं, बीएड करे हुए हैं, तो आपको केवीएस पीजीटी का एग्जाम देना ही देना चाहिए। कितनी सारी पोस्ट है बच्चों, 1113 पोस्ट आपको देखने को मिली है ना इसमें, तो बहुत पोस्ट है, तो आपको पेपर देना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे भी मैं कुछ वीडियोस डाल चुकी हूँ, है ना। तो हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन और मेंडेलियन इनहेरिटेंस तक कवर कर लिया हुआ है, आगे की चीजें ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइम में आएंगी। फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा चैप्टर आपके मास्टर कैडर से नहीं मिल रहा, मुझे ये बताओ। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। और यही तक तुम्हारा क्या है, यही तक तुम्हारा मास्टर कैडर का सिलेबस है, ठीक है। मास्टर कैडर में भी यही है, ये चीजें एक्स्ट्रा हैं उसमें, जैसे सेंचुरीज, रामसर साइट्स, तो इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे अपने बैच में। तो अगर किसी को बैच में इनरोल करवाना है, अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं प्लस आप पीजीटी बायोलॉजी में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप वो बैच परचेज कर सकते हैं। आपकी प्रेपरेशन बहुत हॉलिस्टिकली बहुत अच्छे से करवा दी जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मुझे पता है मैं थोड़ी सी निराश थी कि आप लोगों को क्यों नई चीजें समझ आ रही हैं, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने स्टूडेंट से, पर दैट्स नॉट एन इशू कि आप मुझसे नाराज हों, पर यह चीज होती है कि आपको चीजों का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस लेवल पे। आप नोटिफिकेशन को खुद पढ़ा करिए, पर मेरे को आपसे कोई नाराजगी नहीं है। और चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहे। जो भी आपको क्वेश्चन है बिना झिझक के मुझसे पूछे। मुझे ये लगा कि आपको चीजें क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए दोबारा से वीडियो बनाई है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा तो मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को भी नोटिफिकेशन पढ़ना आना चाहिए। पर अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछिए। तो आपको गाइड करना मेरा फर्ज है और मेरा कर्तव्य भी है, तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। पर थोड़ी सी ये आशा होती है कि आप अब सभी लोग एक सर्टेन एज पार कर चुके हैं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही चुके हैं, ग्रेजुएशन और बीएड। तो आपकी एज अराउंड 23, 22 से तो प्लस ही होगी सबकी, है ना, 22, 23। तो इस एज में मुझे ये एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, कि आपको खुद को ही वो चीज समझ में आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और आई थिंक आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे और उस पर काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।